आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि किसी प्रकाश विद्युत सेल के कैथोड पर आपतित विकिरणों की आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए तो निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होगा। पहला है इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और दूसरा है प्रकाश विद्युत धारा। और अपने उत्तर की पुष्टि के लिए हमें कारण भी यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने प्रकाश विद्युत सेल की संरचना यहाँ पर बनाई जिसमें कैथोड है और एनोड है। कैथोड वाला हिस्सा परिपथ में बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है और एनोड वाला हिस्सा बैटरी के धनात्मक हिस्से से गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब होता यह है कि जब इस पर एक नियत आवृत्ति की प्रकाश आपतित होती है, सामान्य तौर पर पराबैंगनी प्रकाश यहाँ पर उपयोग की जाती है और पराबैंगनी प्रकाश जब कैथोड पर आपतित होती है तब चूंकि हम कैथोड को एक उत्सर्जक प्लेट कहते हैं। अब उत्सर्जक प्लेट कहने का क्या कारण है? उत्सर्जक प्लेट का मतलब ये होता है कि एक प्रकाश संवेदी प्लेट होता है, प्रकाश संवेदी धातु का बना होता है। इस तरह से प्रकाश संवेदी पदार्थ या धातु में एक गुण यह होता है कि जब इस पर प्रकाश आपतित होती है तो ये ऊर्जा को अवशोषित करके जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो सतह पर ऊपर की तरफ आने लगते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, ये एक नियत ऊर्जा पा करके सतह पर आने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब देखिए, एनोड चूंकि धनात्मक हिस्से से जुड़ा हुआ बैटरी के लिए तो उसमें धनात्मकता होगी। ठीक है, अब धनात्मकता होगी तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा मान लीजिए ई थी। ठीक है, अब इस ऊर्जा को हम कैसे लिख पाए? इस ऊर्जा को hc/λ के रूप में, मतलब नियत तरंगदैर्घ्य के रूप में हमने लिखा, या तो हम इसे h न्यू के रूप में लिखते हैं या आपतित प्रकाश के लिए आवृत्ति के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ ऊर्जा पा करके अगर उत्सर्जक प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है और साथ ही साथ बची हुई ऊर्जा से वे गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा एनोड में धनात्मक आवेश यहाँ पर होता है, तो एक तो हम कारण बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का एनोड की तरफ जाने का, उनकी एक तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा, दूसरा उनमें आकर्षण बल, क्यों? विपरीत आवेश के कारण आकर्षण। ठीक है, तो इस तरह से ये एनोड की तरफ जा पाती है और एनोड की तरफ जाने पर परिपथ पूर्ण होता है और इसमें धारा बहने लगती है। ठीक है, तो धारा बहने लगती है तो बैटरी के कौन से सिरे से? यहाँ पर हम बोलेंगे धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर धारा का प्रवाह यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस तरह से धारा यहाँ पर बहने लगेगी जिसे हम प्रकाश वैद्युत धारा कहेंगे। अब बोला ये है कि अगर हम आपतित विकिरणों की आवृत्ति को दोगुना कर दें तो देखिए इसके संगत पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था, हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। अब आपतित प्रकाश के लिए उसकी ऊर्जा को ई से हमने व्यक्त किया। ठीक है, अभी हमने कहा कि उत्सर्जक प्लेट जो होता है उसके लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे, ताकि वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर पाए। उतने ऊर्जा का वो अवशोषण करेगा तभी वो इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण कर पाएगा। उससे नीचे की ऊर्जा अगर वो प्राप्त करता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। उसे हम कार्यफलन कहते हैं, जिसे फाई से प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगर हम इसे फाई नॉट से प्रस्तुत कर दें और बची जो ऊर्जा होती है आपतित प्रकाश की, बची जो ऊर्जा है वो उनको उन इलेक्ट्रॉन्स को गतिज ऊर्जा प्रदान करने के उपयोग में आती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास प्रकाश वैद्युत समीकरण का ये सूत्र रहा। अब इस सूत्र को समीकरण 1 के रूप में हमने दे दिया। अब देखिए इसे ई को हम क्या लिख पाए? h न्यू के रूप में हम लिख पाए। न्यू आवृत्ति है आपतित प्रकाश के लिए। अगर हम ये कहते हैं कि दहली आवृत्ति मतलब एक न्यूनतम आवृत्ति जो उत्सर्जक प्लेट के लिए इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक है, तो उसके आधार पर अगर हम लिखें तो ये h न्यू नॉट होता है। ठीक है, मतलब न्यूनतम आवृत्ति का मान होगा जिसके संगत ऊर्जा का मान h न्यू नॉट के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। गतिज ऊर्जा की बात की जाती है तो गतिज ऊर्जा को हम KE_m से लिख देते हैं। अब देखिए किसी भी पदार्थ के लिए जो यहाँ जो कार्यफलन का मान होता है वो नियत होता है हमेशा। किसी पदार्थ के लिए कार्यफलन का मान नियत होगा। इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू नियत होती है, ये मान नियत अगर होता है, तो अगर हम आवृत्ति के मान बढ़ाते जाएं तो उसके संगत क्या होगा? इसका तो मान नियत रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा यहाँ पर बढ़ने लगेगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इस तरह से पूछा जा रहा है कि अगर विकिरणों की आवृत्ति को हम दोगुना कर दें तो क्या परिवर्तन होगा इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में? तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या रह जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो है, पहला का आंसर हमारा रहेगा कि ई के रूप में, कि ई मैक्सिमम का मान, गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ने लगेगा, भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, दूसरा हमसे पूछा है प्रकाश वैद्युत धारा के बारे में। तो देखिए प्रकाश वैद्युत धारा के लिए ये देखा जाता है सबसे पहले तो ये ब के रूप में प्रकाश वैद्युत धारा। इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ एनोड है। एनोड को अगर हमने देखिए धनात्मक विभव पर रखा है तो किसी भी विभव पर रखने पर अगर हम उसे अभी नियत विभव के रूप में लिखें
ठीक है, मतलब एनोड को एक नियत विभव पर रखा आपतित प्रकाश के लिए उसकी आवृत्ति को बढ़ाया जाए, तो आपतित प्रकाश के लिए आवृत्ति को बढ़ाए जाने से हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा का मान यहाँ पर बढ़ने लगेगा। ठीक है, और धीरे धीरे ये मान क्या हो जाता है, एक अधिकतम मान तक अगर पहुंचता है, ठीक है, तो आई का मान एक नियत मान तक पहुंचता है, तो इसे हम संतृप्त धारा कहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड करंट। ठीक है, और सैचुरेटेड करंट का मान सभी आवृत्तियों के लिए समान होता है। अब अगर हम इसे वैद्युत धारा के साथ अगर विभव में होने वाले परिवर्तन या धारा के साथ मान में परिवर्तन को देखते हैं कि आवृत्तियों के साथ मान में क्या परिवर्तन होता है, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। अभी देखिए, अगर हमने एक अक्ष बनाया हुआ है तो वहां पर हम ये कहेंगे कि वो प्रकाश विद्युत धारा आई को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आई धारा को प्रदर्शित करता है। और इस तरह से अलग अलग आवृत्तियां, जैसे कि अगर हम आवृत्तियों की बात करते हैं तो यहाँ जो मान होता है, मान लीजिए पहले एक आवृत्ति, दूसरी आवृत्ति और तीसरी आवृत्ति के रूप में, तो एक आवृत्ति को अगर हम 0 मान लेते हैं, एक आवृत्ति को अगर हम 0.2 लेते हैं और एक आवृत्ति को हम 0.3 लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि आवृत्तियों में जो मान होता है, मान लीजिए न्यू3 आवृत्ति का मान सबसे ज्यादा है। ठीक है, न्यू2 का मान उससे कम है और न्यू1 का मान उससे कम है। इस तरह से अलग अलग आवृत्तियों के संगत हमें धारा पहले तो अधिक मान प्राप्त होती है, लेकिन एक संतृप्त मान पर इनका मान समान हो जाता है। ठीक है, तो ये रेखा हमने संतृप्त धारा के लिए रेखा के रूप में लिया हुआ है, जिसमें पहली आवृत्ति न्यू3 का मान, जिसका मान सबसे ज्यादा था, न्यू3 हमने वहां पर बाहर पर दिया हुआ है, न्यू2 दूसरा और न्यू1 पहले धारा के ग्राफ आरेख को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम दूरी देखें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम दूरी देखें धारा के मान में, तो ये धारा कौन सी धारा होगी, ये धारा ही संतृप्त धारा होगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।